नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग, हेजिंग, आर्बिट्रेज, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। सो अगर कोई इन्वेस्टर किसी सिक्योरिटी को अगर डीमैट फॉर्म में अगर अपने पास रखता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज होती हैं उनके पास कोई फोलियो नंबर नहीं होता या फिर कोई जो सर्टिफिकेट नंबर है वो उनके पास नहीं होता, तो उससे हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि हाँ कि ये किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर का ये शेयर है। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग और स्पेकुलेटिंग इज एन आर्ट ऑफ परचेज और सेल ऑफ एन एसेट in the expectation of a gain from changes in the price of that asset over a short period of time. Traders or speculators seek to benefit from acting on information which bring about changes in prices. Their actions increase liquidity in the market. Traders or speculators typically leverage their trading activity with borrowed funds, which magnifies their gains as well as losses. सो ट्रेडिंग या फिर स्पेकुलेटिंग क्या है, एक एक्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि या तो हम एक असेट को हम परचेज करते हैं या फिर हम सेल करते हैं, और वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उससे गेन हो सके। सो अब यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यानी कि सिर्फ इंटरडे के लिए होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक ट्रेडर होता है वो एक इंफॉर्मेशन के बेस पे इस काम को करता है, और यहाँ पर क्या होता है कि इसी वजह से यानी ट्रेडिंग की वजह से मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो उनके स्टॉक ब्रोकर भी होते हैं वो उनको कुछ फंड एज ए मार्जिन उनको प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो ट्रेडिंग को यानी इंटरडे को एज ए वो एक लिवरेज वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर उनको प्रॉफिट भी हो सकता है, यहाँ पर इनको लॉस भी हो सकता है। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हेजिंग। हेजिंग इज एन एक्ट ऑफ टेकिंग पोजीशन इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू ऑफसेट पोटेंशियल लॉसेस दैट मे बी इनकर्ड बाय अनदर पोजीशन। A hedge can be constructed from many types of financial instruments including insurance, forward, future contracts, swaps, options, etc. A hedged position limits loss as well as A hedged position limits loss as well as gains, since appreciation in one position is squared off by depreciation in other position and vice versa. So हेजिंग का सिंपल मतलब ये है कि अपने प्रॉफिट या फिर अपने लॉस को एक लिमिट में कर लेना। जैसे मान लीजिए आपने एक टीम पे 1,00,000 रुपये लगाए कि हाँ कि वो जीतेगी, लेकिन यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि अब आपको ये लग रहा है कि हाँ कि वो टीम हार भी सकती है। तो अगर वो टीम हार गई तो आपको कितने का लॉस होगा? आपको लॉस होगा 1,00,000 का। तो आपने क्या करा, आपने 50,000 आपने लगा दिए कि हाँ कि ये टीम हारेगी, यानी 1,00,000 आपने लगा दी जीतने पे और 1,00,000 और आपने 50,000 लगा दिया अपने हारने पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर वो टीम जीत गई तो उस केस में आपको प्रॉफिट हो जाएगा आपको 50,000 का, लेकिन अगर वो टीम हार जाती है तो उस केस में जो आपको जो लॉस होगा वो 50,000 का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जो आपको जो प्रॉफिट और जो लॉस है वो आपने क्या कर लिया, आपने एक लिमिट में कर लिया है। तो स्टॉक मार्केट में जो हेजिंग है वो आमतौर पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज इज साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ एन एसेट इज एन अटेम्प्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम discrepancies in their prices in two different markets. Buying a stock in the spot market and simultaneously selling that in the future market to benefit from the price differential is an example of arbitrage transaction. An important point to understand is that in an efficient market, arbitrage opportunities may exist only for short period or none at all. The existence of an arbitrage opportunity will increase buying in the lower priced market, leading to a rise in prices, and increased selling in the higher priced market, leading to a fall in prices, ultimately resulting in closing the gap and elimination of the arbitrage opportunity between two markets.
सो यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक मार्केट से कोई किसी सिक्योरिटी को हम बाय करके हम किसी और मार्केट में उसको हम सेल कर देते हैं, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं आर्बिट्रेज। सो यहाँ पर हम क्यों किसी मार्केट से बाय करके हम किसी और मार्केट में सेल करते हैं, क्योंकि हम खरीदते हैं सस्ते में और हम ये देखते हैं कि दूसरी मार्केट में वहाँ पे इस सिक्योरिटी का प्राइस ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमने सेल कर दिया। सो आमतौर पे क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर आपने BSE पे कोई स्टॉक आपने बाय करा, सो वही स्टॉक NSE पे जिसका प्राइस होता है वो अलग होता है, यानी हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा हो या फिर कम हो। तो अगर ज़्यादा होता है तो बहुत से लोग कहते हैं उसको उस मार्केट में उसको सेल कर देते हैं, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं आर्बिट्रेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। प्लेज इज एन एक्ट ऑफ टेकिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज बाय द इन्वेस्टर। द इन्वेस्टर इज कॉल्ड ए प्लेजर and the entity who is giving the loan against the securities is called a pledgee. Securities held in a depository account can be pledged, hypothecated to avail of loan credit facility. When dematerialized securities are pledged, they remain in the pledger's demat account, but they are blocked so that they cannot be used for any other transaction. Pledged securities can be unpledged once obligations under pledge are fulfilled. In case of default, the pledgee can invoke the pledge. So यहाँ पर प्लेज का मतलब ये है कि जब भी हम किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हम कोई लोन लेंगे तो उसे हम बोलेंगे प्लेज। यानी मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 1 लाख शेयर हैं और आपने उस 1 लाख शेयर के बदले में अगर आपने लोन लिया तो उस चीज़ को हम बोलेंगे प्लेज। तो जब भी कोई इन्वेस्टर इस तरह के कोई लोन लेता है तो उसे हम बोलते हैं प्लेजर। और जो एंटिटी यानी कि जो इंस्टीट्यूशन हमें वो मनी दे रहा है यानी वो लोन अमाउंट दे रहा है उसे हम बोलेंगे प्लेजी। अब जैसे हम जानते हैं कि जो सिक्योरिटीज होती हैं वो डिपॉजिटरी अकाउंट में रखी जाती हैं, तो जब भी हम लोन लेंगे तो क्या होगा कि वो जो सिक्योरिटी होगी वो हमारे डिपॉजिटरी अकाउंट में हो जाएगी ब्लॉक, और वो शिफ्ट हो जाएगी या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट होगी प्लेजर्स के डीमेट अकाउंट में। और जब हम अपनी ऑब्लिगेशन हम पूरी कर देंगे तो हमारा हमारी जो सिक्योरिटीज है वो हमें वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीमेटलाइजेशन और रीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। डीमेटलाइजेशन is the process of converting securities held in physical form into holdings in book entry form. In demat form, one investor's share are not distinguished from another investor's share, and these shares do not have any distinctive number, folio number or certificate number. SEBI's regulation require a company making a public issue of shares to enter into an agreement with all the depositories to dematerialize its shares so that investors can be given the option of holding the shares in dematerialized form. Rematerialization is reverse of dematerialization and is the process of converting securities held in electronic form into physical form. On request of investors, securities on rematerialization are allotted in physical form with distinctive numbers in place of the securities held electronically in book entry form with a depository. So, डीमेटलाइजेशन और रीमेटलाइजेशन का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज को अगर हम फिजिकल फॉर्म से अगर हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से अगर हम उसे फिजिकल फॉर्म में अगर उसको हम चेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। सो अगर कोई इन्वेस्टर किसी सिक्योरिटी को अगर डीमेट फॉर्म में अगर अपने पास रखता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज होती हैं उनके पास कोई फोलियो नंबर नहीं होता या फिर कोई जो सर्टिफिकेट नंबर है वो उनके पास नहीं होता, तो उससे हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि हाँ कि ये किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर का ये शेयर है। और जो सेबी है उसने एक रेगुलेशन उसने पास कर रखा है कि जब भी कोई कंपनी
पब्लिक इशू लाएगी, यानी कि जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम लोगों से मनी रेज करेगी थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट, तो उस केस में उसे सारे शेयर उसको डीमेटलाइज फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने ही पड़ेंगे, ताकि जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए इजी हो जाए कि उसको वो होल्ड करके रख सकें। और रीमेटलाइजेशन का मतलब हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से सिक्योरिटीज़ को एक फिजिकल फॉर्म में लाना। अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है कि हाँ कि उसे डीमेटलाइज फॉर्म में अपनी सिक्योरिटीज़ को होल्ड नहीं करना है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है और अपनी जो सिक्योरिटीज़ है उसको वो रीमेटलाइजेशन फॉर्म में उसको वो कन्वर्ट करवा सकता है। सो गाइज फाइनली हम सैम्पल क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर SCRI द टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि SCRI क्या है। सो यहाँ पर SCRI का मतलब है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सो उसके हिसाब से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी सिक्योरिटीज़ की जो टर्म है उसके अंदर इंक्लूड होती है। सो यहाँ पर सभी होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी सिक्योरिटीज़ की जो टर्म है उसमें आती है, डेरिवेटिव्स भी, शेयर्स भी, स्क्रिप्ट्स भी और बॉन्ड्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलोंग विद सेबी एंड अदर रेगुलेटर्स अंडर कंपनीज एक्ट RBI ऑल्सो रेगुलेट्स द इक्विटी शेयर मार्केट्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर जो RBI है वो इक्विटी शेयर मार्केट को रेगुलेट नहीं करती है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, वेयर द एंटायर फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, इट इज नोन एज। यानी कि हमें यहाँ ये बताना है कि अगर मान लीजिए जो एंटायर फेस वैल्यू है एक डिबेंचर की, अगर वो कन्वर्ट हो सकती है इक्विटी शेयर में, तो वो डिबेंचर किस टाइप का है, तो उसे हम बोलेंगे फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। यानी कोई भी डिबेंचर अगर वो पूरी तरीके से अगर उसको इक्विटी में चेंज कर सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे फुल्ली कन्वर्टेबल। अगर वो आधा है तो उसे हम बोलेंगे पार्शियली या फिर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। और अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको कन्वर्ट करना चाहें फिर नहीं, तो वहाँ पे हम बोलते हैं ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स विच आर यूज्ड इन इंडिया and listed on an Indian stock exchange with foreign stocks as underlying shares is known as। यहाँ पे बताना है कि अगर कोई DR इशू किया गया है इंडिया में और वो लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे विथ फॉरेन स्टॉक्स, यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि जो अब वो DR है वो इशू किया गया है इंडिया में, ठीक है ना, और वो लिस्टेड भी है कहते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे, लेकिन यहाँ पे जो अंडरलाइन जो शेयर है वो बाहर का है, मतलब फॉरेन स्टॉक का है, तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर उसे हम बोलेंगे IDR। तो IDR की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स। सो यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।